अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स साइंस एकेडमी। आज का लेसन खास तौर पर उनके लिए है जो बीएस इंग्लिश कर रहे हैं या एमफिल कर रहे हैं, हाई क्लासेस के अलावा जो कम्पेटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, इवन के हर क्लास के लिए, हर स्टैंडर्ड के लिए जो भी सेल्फ राइटिंग करना चाहते हैं, आज का लेसन खास तौर पर उनके लिए है। अगर आप लोग टेंसेस करने के बाद ये रूल्स कर लेते हैं तो आप लोगों के लिए इंग्लिश पढ़ना और लिखना ऐसे ही आसान होगा जैसे कि उर्दू। मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। मैं साइंस स्टूडेंट थी और मुझे स्टडी का बहुत ज़्यादा शौक था। मैंने एमएससी के बाद अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए इंग्लिश में मास्टर्स किया। तो मैंने जस्ट रीडिंग की, जो भी स्टोरीज थी, जैसे ईडीपस की एग्जांपल देती हूँ, मैंने जस्ट स्टोरी रीड की थी और पेपर में ओवरऑल मैंने सेल्फ राइटिंग की थी और अल्हम्दुलिल्लाह सेल्फ राइटिंग करने से मेरी A+ ग्रेड है। ठीक है, जो ये लोग कहते हैं कि इंग्लिश में A+ नहीं आता या A नहीं आता, तो वो बिल्कुल रॉन्ग है। जब हम कॉन्फिडेंट होते हैं कि हमें आता है, हम लिख सकते हैं और हम सेल्फ राइटिंग करते हैं, तो जो भी चेकर होते हैं वो यही चीज देखते हैं कि क्या हमने कोई नॉलेज गेन किया है जो हम डिलीवर कर पा रहे हैं, तो हमें उसी हिसाब से फल भी मिलता है। चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, कोशिश कीजिएगा वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, टेंसेस जरूर कीजिएगा। टेंसेस के बाद अगर आप ये रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आपकी ग्रामर के ऊपर फुली कमांड होगी और आप हर किस्म के पैराग्राफ को ना सिर्फ इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाएंगे, बल्कि आप हर किस्म का ऐसे, स्टोरीज, आर्टिकल्स खुद इंशाल्लाह राइट कर पाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। गोल्डन रूल्स फॉर ट्रांसलेशन। पैराग्राफ का इंग्लिश तर्जुमा करने में आम मुश्किलात और गलतियां कैसे दूर की जा सकती हैं। रूल नंबर 1, उर्दू पैराग्राफ को अच्छी तरह पढ़ें। आपको जो भी पैराग्राफ दिया होता है आपने उसे अच्छी तरह पढ़ना है। इसके मफहूम को समझें। इसके मफहूम को समझने के पैरे में क्या बात की गई है, क्या मतलब है उसके बात करने का। तर्जुमा करते वक्त लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा मत करें, मतलब वर्ड बाय वर्ड बिल्कुल नहीं तर्जुमा करना आपने, बल्कि इसके मायनी और मफहूम के मुताबिक, मतलब जो इसका मायनी है ना वर्ड का, कि क्या मीनिंग है इसका और इसका मफहूम क्या है, इसमें क्या चीज, क्या बात की गई है। जैसे एग्जाम्पल है, चीजों की कीमतें आसमान से बातें करें। अब यहाँ पे आसमान से बातें करने का मकसद क्या है कि बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। ठीक है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है। द प्राइसेस ऑफ थिंग्स, चीजों की कीमतें। ठीक है, थिंग्स कीमतें, यहाँ पे आप गुड्स भी कर सकते हैं। ठीक है, द प्राइसेस ऑफ गुड्स। ठीक है, आर टॉकिंग टू द स्काई, ये बिल्कुल रॉन्ग है, हम ऐसे तो नहीं कर सकते, यानी कि हमने मफहूम देखना है ना। अब ये देखिए, ये वर्ड बाय वर्ड है, ऐसे नहीं करना आपने। ठीक है, हमने करना है द प्राइसेस ऑफ गुड्स या थिंग्स आर इंक्रीजिंग। ठीक है, इसका मतलब बढ़ रही है। अगर आप लोगों के ज़हन में बढ़ रही का कुछ और होगा, जैसे आर रॉकेटिंग, आप वो भी कर सकते हैं। बूस्टिंग, राइजिंग, मतलब बढ़ी का जो भी आपके माइंड में आता है आप कर सकते हैं। ठीक है, कंफ्यूज मत हुआ करें, ये मत सोचा करें ये हमने कर दिया तो वो गलत होगा। जो आपके माइंड में आ रहा था वो बिल्कुल ठीक होता है, आप किया करें। जो बेस्ट आंसर होता है वो रटा रटाया नहीं होता, वो होता है जो आप अपने नॉलेज को इस्तेमाल में लाते हुए देते हैं। रूल नंबर 2, अगर उर्दू फिक्रा लॉन्ग हो तो इसे इंग्लिश में तर्जुमा करते हुए 2 या 3 हिस्सों में तकसीम कर लें और फिर टेंस के मुताबिक करें। ठीक है, रूल नंबर 1, मफहूम, यानी कि उसके मतलब को समझे, क्या बात की गई है। नंबर 2, उसमें देखें कि टेंस कौन सा, जमाना कौन सा इस्तेमाल हुआ है, जमाने का ख्याल आपने पहले करना है। ठीक है, को अच्छी तरह पढ़ें, उसके मफहूम को समझें, फिर जमाने को देखें कि किस जमाने की बात हुई है। मसलन डाकिया डाक के थैले को कंधे पर लटकाकर गली गली डाक तकसीम करता है। अब इसको 2 या 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। सबसे पहले बात है डाकिया डाक के थैले को कंधे पर लटकाता है। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट है ना। फिर हम करेंगे कि गली गली और गली गली डाक तकसीम करता है। यहाँ पे ये देखिए, उन्होंने कहना कि उर्दू में और क्यों लगा दिया, उर्दू में और था नहीं, बिल्कुल नहीं, वो नहीं कहेंगे। आपने टेंस चेंज नहीं करना, वो टेंस चेंज करने से कहेंगे वो बिल्कुल रॉन्ग कर देंगे। टेंस नहीं चेंज करना, बाकी आप अपनी मर्जी से छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे द पोस्टमैन हैंग्स द मेल बैग राउंड हिज शोल्डर। ठीक है, अब नेक्स्ट, एंड डिस्ट्रीब्यूट्स द मेल फ्रॉम स्ट्रीट टू स्ट्रीट। अब सबको पता है लटकाने की हैंग ही होती है, तो हमने हैंग्स कर दिया, प्रेजेंट सिंपल में चेंज कर दिया। मेल बैग का या मेल बॉक्स भी कर सकते हैं, राउंड हिज शोल्डर, ये हो गया। अच्छा, अब डिस्ट्रीब्यूट्स में अगर आप लोगों के जहन में कुछ और आता है, जैसे डिलीवर्स आ रहा है, तो आप बिल्कुल करें। सिंपल जो छोटे लेवल के वो गिव अवे कर दे तो वो भी ठीक है, लेकिन जो हाई लेवल के हैं वो अपनी की वोकेबलरी भी हाई होती है ना, तो वो अपनी वोकेबलरी के अकॉर्डिंग ये कर सकते हैं। ठीक है, डिलीवर्स कर दें। ठीक है, पास अवे भी कर सकते हैं, जो आपके माइंड में आ रहा है, यानी कि जो एकदम आपके माइंड में क्लिक होता है ना वो बेस्ट होता है। रूल नंबर 3,
हमारा जो भी ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आपको उन्होंने गिवन किया होगा वहाँ पे लफ्ज़ के लाज़मी इस्तेमाल होगा, ठीक है? अब लफ्ज़ के इसके बगैर तो होता ही कुछ नहीं है, हर जगह ये यूज़ होता है। तो आइए हम देखते हैं लफ्ज़ के का तर्जुमा कैसे करते हैं। इसके कवानीन देखें ताकि उन पे अमल करें और गलती का मकान हमारा ना रहे। उसने कहा कि मैं खुश हूँ। उसने कहा ही सेड, ठीक है? ही सेड दैट कि मैं खुश हूँ, आई एम हैप्पी। अब ये देखिए उसने कहा कि मैं खुश हूँ, अब आई एम हैप्पी का मतलब होता है मैं खुश हूँ, लेकिन मैं अपनी नहीं बात कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि उसने कहा, मतलब ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, वो खुश था। अब हमने एक और यहाँ पे चीज़ नोट करनी है, अहम नोट है, आगे देखते हैं, पहले मैं इसको कर दूँ कि ही सेड दैट ही वाज हैप्पी, वो खुश था, ठीक है? हमने अपनी बात की में देख लें, अगर की आ जाता है तो आपने डैड के बाद आई एम नहीं, मैं खुश नहीं, हमने उसकी बात करनी कि उसने कहा कि वो खुश है, ठीक है? अब देखिए लफ्ज़ के बाद सादा जुमला है, सादा था ना, आई एम सिंपल ये था सेंटेंस, आई एम हैप्पी, तो डैड के लगा दिया आपने। अब ये देखिए प्रिंसिपल क्लॉज़ क्या होता है? प्रिंसिपल क्या होता है? जो बड़ा होता है, मतलब जो पहले आता है, ही सेड आपका प्रिंसिपल क्लॉज़ है। ऐसे मैंने क्लॉज़ेस डिटेल के साथ करवाए हुए हैं, आप हमारा लेसन चेक कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं गाइड ज़रूर करूँगी आपको। अगर पास्ट टेंस में होगा, ही सेड देखिए सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आपको पता है सिंपल पास्ट में है, तो हम क्या करेंगे, जो बाकी हिस्सा है उसे भी पास्ट में ही चेंज करेंगे। और प्रोनाउन का ख्याल रखें, क्योंकि आई यहाँ पे नहीं प्रोनाउन यूज होगा, यहाँ पे ही के अकॉर्डिंग जो हमारे पास प्रिंसिपल क्लॉज में उसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, यानी कि ही सेड दैट ही वाज हैप्पी। अच्छा, अगर सेकंडली के बाद अगर कोई नसीहत हो जाए, यहाँ पे तो सिंपल बात ही ना, अगर के बाद कोई नसीहत हो जाए, हुक्म आ जाए या कोई दरख्वास्त हो, तो के का तर्जुमा आपने टू के साथ करना है, फिर ठीक है, डैट नहीं लगाना, हुक्म में, दरख्वास्त में या कोई नसीहत होगी तो हमने टू लगाना है, ठीक है, डैट नहीं लगाना है। उसने कहा, मुझे कहा कि पानी लाओ। अभी देखिए कोई चीज मंगवा रहे हैं ना, तो हुक्म कर रहे हैं। उसने मुझे कहा, ही सेड टू मी, पानी लाओ, के टू, यहाँ पे डैट नहीं, क्या आगे टू, के पानी लाओ, टू ब्रिंग ग्लास ऑफ वाटर, ठीक है, ग्लास ऑफ वाटर। आइए हम यहाँ पे देखिए, आपने कहना ग्लास तो यूज ही नहीं हुआ, वाटर। अच्छा, यहाँ पे ये चीज हमेशा याद रखें, पानी किसी ने भी कहा हो ना, पानी लाओ, उसने पीने के लिए मंगवाया, तो आपने ग्लास ऑफ वाटर लिखना है, आपने बिल्कुल नहीं लिखना है ब्रिंग वाटर। ये चीज आप, ये बहुत मिस्टेक हो जाती है, ये बिल्कुल आपने मिस्टेक नहीं करनी, यानी कि लाजमी साथ आपने ग्लास लगा देना है, ठीक है? तो बिल्कुल ब्रिंग वाटर नहीं, ये नहीं आपने करना, ठीक है? क्लियर है आपको? इसका थर्ड रूल देखिए, अगर के बाद सवालिया सेंटेंस ये जुमला आ जाए, तो सवालिया फिक्रे को वैसे ही लिख दें, और ये जो के आने से को इग्नोर कर दें, नजरअंदाज कर दें, समझ ले है ही नहीं है। मैंने उससे पूछा कि वो कहाँ रहता है, आई आस्क्ड हिम वेयर ही लिव्ड, ठीक है? अब यहाँ पे देखे ना, टू है ना, कुछ भी नहीं। अगर आपके पास वेयर आ जाए ना सेंटेंस के अंदर, जुमले के अंदर, कि वो कहाँ रहता है, तो फिर वेयर के साथ ना टू लगाए ना डैट, कुछ भी नहीं लगाए, सिंपल वेयर ही लिव्ड, और क्वेश्चन मार्क आपने लास्ट में लगाना। ये ना सोचे कि स्टार्ट नहीं सेंटेंस हो रहा तो हम क्यों लगाएं, बिल्कुल ये नहीं, क्योंकि दरमियान में के आ गया है, के आ गया, क्या आ गया, के। अच्छा, के में हमने सिंपल सेंटेंस भी कर लिया है, हुक्मिया, नसीहत, ख्वास वाला भी कर लिया है, सवालिया भी कर लिया। लेकिन अगर सिंपल हो जाए और साथ में एक वर्ड बा मुश्किल आ जाए, तो बा मुश्किल को हम कैसे यूज करेंगे? जैसे एग्जांपल देखें, वो बा मुश्किल कॉलेज पहुंचा था कि घंटी बज गई। अब यहाँ पे देखें, बा मुश्किल आ गया है, तो ही हार्डली, बा मुश्किल हार्डली रीच्ड द कॉलेज। यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है, तो हमने ही हार्डली रीच्ड द कॉलेज व्हेन या बिफोर आर, ठीक है, यहाँ आप व्हेन लगा दे, बिफोर या आपकी मर्जी है। द बेल रैंग, रैंक, ठीक है, के बा मुश्किल। अब ये सिंपल पास्ट है, हमने सेकंड फॉर्म लगा दे, रीच द कॉलेज व्हेन आर बिफोर द बेल रैंक, यानी कि इसमें आपकी मर्जी है, बिफोर या व्हेन। अच्छा, लाजमी लगना है, बिफोर या व्हेन लाजमी लगना है, किसकी जगह, के की जगह बिफोर या व्हेन लगना है। अच्छा, ये क्यों लगा मैं आपको बता दूं, हमने मफहूम को समझना है ना, मैंने आपको कहा था मफहूम समझे, क्या बात की गई इसके में, बात ये की गई है कि यानी कि वो कॉलेज पहुंचने से पहले ही घंटी बज चुकी थी, ठीक है, तो हमने इसलिए बिफोर लगा दिया। या तो यहाँ पे सेकंड ये ऑप्शन हो सकती है कि वो कॉलेज पहुंचा और घंटी बज चुकी थी, जब, यहाँ जब आ गया, तो व्हेन या आपने बिफोर लगा देना, ठीक है, क्योंकि हमने मफहूम के मुताबिक तर्जुमा करना है। तो ये चीज ज़हन नशीन कर लेंगे, जहाँ भी हार्डली आएगा या बा मुश्किल आएगा, वहां पे आपने व्हेन या बिफोर लगा देना है, ठीक है, के का तर्जुमा व्हेन या बिफोर दोनों में से एक। रूल नंबर 4,
अगर उर्दू फिक्रा डायरेक्ट स्पीच में हो तो इससे तर्जुमा करते हुए डायरेक्ट स्पीच में ही रहने दें, बिल्कुल नहीं बदलें। उर्दू में बाज़-औक़ात एक आदमी की गुफ्तगू को बयान करने के लिए के का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन इंग्लिश में ये करना ज़रूरी है। तो उर्दू में तो नहीं, लेकिन हमने यहाँ पे रूल क्या है, ट्रांसलेशन करनी है। उनमें से एक ने कहा मैं जंगल से लकड़ियाँ लाऊँगा। अब यहाँ पे देखिए, उनमें से एक ने कहा, वन ऑफ देम सेड दैट आई शैल ब्रिंग वुड फ्रॉम द जंगल। अब ये रॉन्ग है, आपने ऐसे नहीं करना। अच्छा, ये क्यों गलत है? क्योंकि ये डायरेक्ट में है। अगर हम इनडायरेक्ट में करेंगे तो हम डैट लगा के हमारे पास जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर है वो टोटली प्रोनाउन चेंज होगा। ठीक है, प्रोनाउन चेंज होगा, और प्रोनाउन चेंज होगा तो हमारे पास वर्ब भी चेंज होगा। जो टेंस बाहर होगा उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसलेट अंदर भी करेंगे, यानी कि डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पे तो किया ही नहीं गया ना, तो फिर डैट कैसे खत्म कर सकते हैं? मतलब ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर आपने डैट लगाना है तो आपने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वाले को भी आपने चेंज करना है, और किसके अकॉर्डिंग करना है? जो आपके पास प्रिंसिपल क्लॉज में पड़ा हुआ है, जो प्रिंसिपल क्लॉज में पड़ा हुआ है उसके अकॉर्डिंग करना है। इसका आसान तरीका आपके सामने, ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। वन ऑफ देम सेड, अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, इसका तर्जुमा, क्योंकि हमने अभी ट्रांसलेशन कर रहे हैं, हमारा मकसद ट्रांसलेशन करना है। इन्वर्टेड कॉमास लगाएं, आई शैल ब्रिंग वुड फ्रॉम द जंगल। ये देखें, आप समझ आई? देखिए, इन्वर्टेड कॉमास लगाना है, डैट नहीं लगाना। यहाँ पे के का आपने कैसे तर्जुमा करना है? इन्वर्टेड कॉमास लगाने हैं। फर्ज करें आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाना चाह रहे, तो आप कैसे डायरेक्ट को, याद रखें, डायरेक्ट स्पीच को चेंज करना है। आप इसको कैसे कर सकते हैं? वन ऑफ देम सेड दैट ही वुड ब्रिंग वुड फ्रॉम द जंगल। ठीक है, अब ये देख लें, मैंने डैट अगर लगा दिया है तो टोटली मैंने जो इन्वर्टेड कॉमर्स मैंने उसको प्रिंसिपल क्लोज के अकॉर्डिंग चेंज कर दिया है। ठीक है, ही वुड, ठीक है, मैंने ही कर दिया है। फिर क्योंकि वो मेरी बात तो नहीं ना, और मैं लगा लाऊंगा, इस तरह तो मेरी बात आ जाती है ना। डैड के बाद मैं अपनी बात नहीं, मैं अपनी बात नहीं कर रही, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो इसलिए ये चीज मेरा एक्सप्लेन करने का मकसद ये है कि उन्होंने कहा है तो उन्हीं की बात हम करेंगे। अगर मैं कहूंगी ना मैं कर रही हूँ तो वो गलत हो जाएगा। लेकिन अगर हम इन्वर्टेड कॉमर्स लगा देंगे तो इसका मतलब है जो बाहर वाला प्रिंसिपल क्लोज वाला बंदा है ना, वो बात कर रहा है। क्लियर है? रूल नंबर 5, अगर किसी जुमले के पहले हिस्से में पास्ट टेंस हो तो दूसरे हिस्से में भी पास्ट लगाएं। जैसे अभी अभी हमने ऊपर किया है ना, हमने दोनों में पास्ट लगा दिया था। ठीक है, हाँ, उर्दू में फ्यूचर टेंस दिया हो, ये हमें नहीं कि हमने उर्दू में फ्यूचर था तो हमने तो लेकिन हमने किसको देखना है? प्रिंसिपल क्लॉज को। किसको? प्रिंसिपल क्लॉज को, मतलब जो पहले बात की गई है ना, हमने उसी टेंस के अकॉर्डिंग बात करनी है। लेकिन अगर हमारे पास आलमगीर सच्चाई आ जाए, यूनिवर्सल ट्रूथ, तो हम तर्जमा प्रेजेंट टेंस में ही करेंगे। ठीक है, वो कैसे? यूनिवर्सल ट्रूथ, जैसे सूरज मशरिक से निकलता है तो हर जगह ये आलमी सच्चाई, इसे कोई भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसे कहते हैं आलमगीर सच्चाई। ठीक है, तो फिर हमने इसे प्रेजेंट टेंस में रखना है, बेशक उन्होंने पास्ट दिया, जो भी दिया हुआ है। एग्जाम्पल्स देखिए, उसने कहा कि वो पास हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, ही सेड दैट ही विल पास। अब यहाँ पे देखिए, ही विल हमने क्या करना है? प्रिंसिपल क्लोज के अकॉर्डिंग टेंस बनाना है। आगे बेशक वो पास हो जाएगा, फ्यूचर ही क्यों ना हो, आगे बेशक फ्यूचर ही क्यों ना हो। ये मैंने आप लोगों को कंडीशनल भी करवाए हुए, वहां पे भी ये चीज मैंने आपको करवाई है। उसने कहा कि वो पास हो जाए, ही सेड दैट ही वुड पास, ही वुड पास। वुड किसके अकॉर्डिंग? प्रिंसिपल क्लोज के, क्योंकि वो सेकंड फॉर्म में पास्ट में, सिंपल इसे भी पास्ट में करेंगे, ही वुड पास। ठीक है, क्लियर है? लेकिन अगर यूनिवर्सल ट्रूथ आ जाए, उसने कहा कि खुदा एक है। अब ये देखिए, अल्लाह तो एक है ना, ही सेड दैट अल्लाह इज वन। फिर हमने टेंस बिल्कुल चेंज नहीं करना, जो जैसी बात है हमने वैसे कर देनी है। रूल नंबर 6, ये जो लफ्ज होते हैं ना, करें, मरे, हुए, ये उर्दू में ना फेल मजारे कहलाते हैं। ठीक है, इनका तर्जुमा करते हुए हमने शुड, में, सो, डैट कर लगाना है। चलें जी, एग्जांपल्स देखते हैं। कायदे आजम ने तुलबा से कहा कि वक़्त की पाबंदी करें। ऐसे फिक्रों को पहले उर्दू के मुनासिब कालम में ढाल लें और फिर तर्जुमा करें। वो कैसे? कायदे आजम ने तुलबा से कहा कि उन्हें वक़्त की पाबंदी करनी चाहिए, वो वक़्त की पाबंदी करें, मतलब लाजमी ये काम करना चाहिए आपको। ठीक है, करें, करें किसका? हमने अभी कहा है फेल मजारे है, करें। ठीक है, हमने क्या लगाना है? शुड, में, सो, डैट। अब आप देखें, वक्त की पाबंदी करनी चाहिए, यहाँ पे यही आ सकता है, यहाँ पे सो, डैट, में नहीं आ सकता, यहाँ पे शुड आएगा। कायदे आजम सेड टू द स्टूडेंट्स दैट टू अबाइड बाय टाइम। बिल्कुल रोंग है। क्यों रोंग है? यहाँ पे शुड यूज नहीं हुआ, मैंने कहा था फेल मजारे। ये चीज क्लियर करें, याद रख लें कि लास्ट में फिक्रे के सेंटेंस खत्म हो रहा है, फेल जो है ना
वो आपका फेल उसमें जो भी सेंटेंस में मरे करें या हुए आ रहा है ना, तो आपने शुड लगाना है मे सो डैट, जो भी आपके सेंटेंस के अकॉर्डिंग आपने वो लगाना है, ठीक है। अब इसका राइट फॉर्म देखिए, कायदे आजम एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स दैट दे शुड अबाइड बाय टाइम, ये आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है। उसने मेहनत की ताकि वो पास हो जाए, ये कंडीशनल है, यहाँ पे रिवाइज हो रहे हैं, आप जल्दी से देख लें ये लोग एक दफा। ही वर्कड हार्ड सो डैट ही पास्ड, बिल्कुल आपने ऐसे नहीं करना, ये भी आपका फेल में जा रहा है, आपने ही वर्कड हार्ड सो आ जाएगा, डैट सो डैट ही माइट पास, ठीक है। यानी कि मे की आपने फॉर्म सेकंड माइट, आपने माइट जरूर लगाना है, ठीक है, या सो डैट मे माइट शुड जरूर आएगा, ठीक है। वो मेहनत करता है ताकि वो पास हो जाए। ऊपर मैंने माइट क्यों लगाया था, क्योंकि ही वर्क था, सिंपल पास्ट में था। यहाँ पे देखिए ता है प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे मैं मे लगाऊंगी, ठीक है। ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही पासिस, तो क्या आएगा, ही वर्क्स हार्ड सो डैट ही मे पास, ठीक है। ऊपर वाला और नीचे वाले को अच्छी तरह देख लें, वहां पे सेकंड फॉर्म थी यानी कि पास्ट की सेकंड फॉर्म पास्ट थी, तो आगे भी हमने माइट लगाया, लेकिन यहाँ पे ता है सिंपल प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे ही मे पास। उम्मीद है आपको ये क्लियर है। जो नोट ये है कि हमने अभी सो डैट लगाया, वो हमने ताके का तर्जमा किया, का तर्जमा हमने सो डैट से किया है। उसके बाद हमने मे या माइट जो भी है हमने वो लगाया, उसके बाद हमने फर्स्ट फॉर्म लगाई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने फर्स्ट फॉर्म लगानी है। अगर फर्स्ट हमारे पास सिंपल प्रेजेंट में, ये मैं ऑलरेडी भी आपको बता चुकी हूँ, सिंपल प्रेजेंट में हो तो सो डैट के बाद मे लगाएंगे, अगर सिंपल पास्ट में हो तो सो डैट के बाद माइट लगाएंगे। क्लियर है आपको। रूल नंबर 7, अब तो का तर्जमा, के का हमने डिटेल के साथ देख लिया है, हर मुजारे का फिर मुजारे का भी देख लिया, अब हम देखेंगे तो का तर्जमा। जुमले का पहला हिस्सा अगर से शुरू हो और दरमियान में तो आए, तो तर्जमा करते हुए तो का तर्जमा आपने कैसे करना है ये देखते हैं, लेकिन ये याद रखें वो कह रहे तो का तर्जमा डैड के साथ मत करें। अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इफ यू वर्क हार्ड देन यू विल पास, ये रोंग है, आपने ऐसे नहीं करना, ठीक है। पहले रोंग दिया जाता है और आगे राइट, ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास।